आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक सूत्र लिखना। तो किसी रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए देखो एक परिभाषा है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण करता है। यानी कहने का मतलब ये है, किसी यौगिक का कोई रासायनिक सूत्र जब अपन लिखते हैं तो उसके प्रतीक चिन्हों को वो निरूपित करता है। जैसे देखो अपन ने लिखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO। तो ये इसके प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह उसके अंदर संगठन कौन कौन से हैं उसका प्रतीकात्मक निरूपण कर। इसमें देखो कैल्शियम और क्या है, ऑक्सीजन। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों का देखो प्रतीक निरूपित कर रहा है ये, है ना। अब हमारा संयोजकता की परिभाषा क्या है, तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति को उसकी संयोजकता कहते हैं। कहने का मतलब है किसी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, देखो जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो वो अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर अपना अष्टक क्या करेगा, पूर्ण करेगा। और यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो उसकी संयोजन शक्ति, संयोजन का मतलब वो किसी के साथ में संयोजित होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन या तो लेता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, वह उसकी क्या कहलाती हैं, संयोजकता। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है Na, सोडियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, Na। देखो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 2, 8, 1। अर्थात इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका अष्टक देखो 8 जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, अष्टक। और कोई भी तत्व अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 रखना चाहता है। सोडियम में देखो ये एक ज़्यादा है, यदि ये एक त्याग दें तो उसके पीछे अंतिम कोश में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। और 8 से उसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। कितनी हो गई, 1 हो जाएगी। जैसे इसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो आवर्त सारणी में आता है 8 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका 8 नंबर पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके 2 और 6। तो देखो अपन को इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से अपन को पता चल गया कि इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। क्यों? क्योंकि 8 से उसका क्या बनता है, अष्टक। यहाँ कितने हैं, 6। तो यदि ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो कितने हो जाएंगे, 8। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक जो तत्व जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब अपन आगे चलते हैं। रासायनिक सूत्रों को लिखते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम है देखो, आयन की संयोजकता और उसके आवेश हमेशा संतुलित होने चाहिए। यानी किसी भी कोई रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो जो भी आयन काम में आ रहे हैं उसकी संयोजकता और उसका आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए। ये सबसे पहले ध्यान रखें। आगे अपन अभी अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम और उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। यानी जब भी आपको कोई रासायनिक सूत्र लिखना है तो रासायनिक सूत्रों में लिखने से सबसे पहले अपन धातु का नाम पहले रखते हैं, चाहे वो नाम में हो चाहे वो सूत्र में हो। जैसे देखो अपन ने ये लिखा है, क्या लिखा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ कैल्शियम एक क्या है, धातु है। कैल्शियम एक क्या कहलाएगा, धातु। तो कैल्शियम धातु है तो धातु सबसे पहले आएगा। देखो नाम में भी पहले आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम। तो नाम और उसके सूत्र में धातु हमेशा पहले आएंगे, अधातु हमेशा बाद में आएंगे। तो देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन बाद में आया है, कैल्शियम
पहले आया। क्यों? क्योंकि कैल्शियम एक धातु है, ऑक्सीजन एक क्या है? अधातु। तो दूसरा नियम है, जब एक यौगिक किसी धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु का नाम सदैव, यानी नाम और उसका प्रतीक सदैव और सदैव पहले, और अधातु का नाम सदैव और सदैव बाद में आना चाहिए। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, देखो CaO, तो कैल्शियम एक धातु है तो नाम में पहले, सूत्र में भी पहले। ऑक्सीजन एक अधातु है तो नाम में बाद में और सूत्र में भी बाद में आया है। ऐसे कैसे? देखो अपन का ये एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो Na एक सोडियम है, Cl यानी क्लोरीन एक क्या है? सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक क्या है? अधातु। तो Na पहले आया और Cl बाद में आया। इसी प्रकार से देखो कॉपर ऑक्साइड CuO, तो कॉपर एक धातु है और ऑक्सीजन एक अधातु, तो कॉपर का नाम पहले, ऑक्सीजन का नाम बाद में। तो दूसरा नियम हमारा ये कहता है, जब भी कोई यौगिक धातु या अधातु से निर्मित होता है तो धातु का नाम सदैव पहले, अधातु का नाम सदैव बाद में। जैसे अपन ये लिख सकते हैं, जैसे लिखा है ना, अर्थात रासायनिक सूत्र में बाईं तरफ हमेशा धातु, बाईं और हमेशा, बाईं तरफ कौन रहेंगे? धातु रहेंगे, और दाईं तरफ हमेशा कौन रहेगा? अधातु। जैसे अपने ये लिखा ना, CaO ऑक्सीजन दाईं तरफ, कैल्शियम बाईं तरफ, दायां और बायां में ध्यान रखें। तो बाईं तरफ हमेशा धातु, दाईं तरफ हमेशा अधातु। पॉइंट नंबर हमारा देखो 3 है, बहुपरमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में रखते हैं। यानी बहुपरमाणिक कोई आयन है, बहुपरमाणिक का मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से जब कोई परमाणु निर्मित होता है तो वो बहुपरमाणिक आयन कहलाते हैं। जैसे देखो लिखा है ना, OH हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं इसको। तो कितने से हैं? 2 से। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 से हैं, तो ये कैसा आयन कहलाएगा? बहुपरमाणिक। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखो माइनस का चिन्ह है, OH हमेशा माइनस होता है ना। इसी प्रकार से अपने देखो पिछले वीडियो में देखा था, SO4 2- लिखा जाता है, ये भी एक बहुपरमाणिक आयन है। तो सल्फाइड है, सल्फेट है, सल्फाइड है, तो ये सभी की संयोजकता देखो यहाँ 2 है इसकी, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कहने का मतलब है ये बहुपरमाणिक आयन कहलाएंगे जब 2 या 2 से अधिक, देखो सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। तो बहुपरमाणिक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को हमेशा किस में रखेंगे? कोष्टक में। लिखकर आयनों की संख्या को हमेशा कोष्टक के क्या दर्शाई जाएगी? बाहर दर्शाई जाएगी। जैसे उदाहरण में दिया देखो Mg(OH2) है ना, यानी Mg लिखा, देखो MgOH2। तो देखो आयन को हमेशा कोष्टक में और आयनों की संख्या को कोष्टक के क्या दर्शाते हैं? बार। देखो मैग्नीशियम एक धातु है तो वो पहले आ गया, ये है बहुपरमाणिक आयन, देखो OH, तो OH को हमेशा ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद उसकी संख्या, यानी OH कितनी बार? यहाँ 2 बार है, ठीक है ना। तो MgOH2। इसी प्रकार से यदि कोई बहुपरमाणिक आयन की संख्या 2 से कम है, यानी 1 है, तो उसको कोष्टक के अंदर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 बातें हमेशा और हमेशा ध्यान रखें। यदि बहुपरमाणिक आयनों की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा है तो ही उसको कोष्टक में रखना है, अन्यथा उसको बिना कोष्टक के रखना है। जैसे देखो एग्जाम्पल हमारे पास में देखो 3 एग्जाम्पल लिखा है, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो यहाँ OH की संख्या कितनी है? 1, तो इसको सीधा लिखा है, ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो KOH, तो OH की संख्या भी 1 है तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से देखो NH4OH अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसमें OH की संख्या कितनी है? 1, इसलिए अपन को ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। हमेशा देखें बहुपरमाणिक आयनों की संख्या यदि किसी रासायनिक सूत्र में 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसको ब्रैकेट के अंदर, आयन को तो ब्रैकेट के अंदर दर्शाएंगे और संख्या उसकी बाहर दर्शाई जाएगी। और यदि बहुपरमाणिक आयनों की संख्या 1 है,
तो उसको ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। NaOH, KOH, NH4OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 सूत्र मैंने बताए जिसमें एक एक OH की संख्या है, इसलिए ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं रासायनिक सूत्रों को लिखने के, कुछ नियम हैं। अभी आगे अपन रासायनिक सूत्र लिखेंगे कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, या रासायनिक सूत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, या उसको बनाया कैसे जाता है।